हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्लाई विद फिज़िक्स। ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड पार्ट का वीडियो है और इसमें भी हम कंसेप्ट सारे डिस्कस करेंगे जो रह गए थे। ठीक है, तो सबसे पहला कंसेप्ट है हमारा रेजिस्टर्स इन सीरीज़ का। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं इसमें क्या पढ़ने वाले हैं हम। देखो, रेजिस्टर्स इन सीरीज़ और रेजिस्टेंस इन पैरेलल आपको ऐसे कंपैरिजन के थ्रू पढ़ाते हैं। एक हमने सर्किट ले लिया और इसमें हमने एक बैटरी कनेक्ट की है, एक देखो एक की कनेक्ट की है, एक एमीटर, चलो ये तो हमें करंट बताएगा। और उसके बाद हमने 3 रजिस्टर्स कनेक्ट किए हैं यहाँ पे। ठीक है, R1, R2 और R3। तो जब हम इस सर्किट को ऑन करेंगे तो ये हमारा सीरीज़ का सर्किट होगा। ठीक है, चलो नाउ जैसे ही सर्किट को ऑन करेंगे तो होगा क्या कि करंट यहाँ से फ्लो करेगा ऐसे, और ये R1 से पास होगा पहले, फिर R2 से पास होगा और फिर R3 से पास होगा और फिर ये नेगेटिव टर्मिनल में वापस चला जाएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे ये ऑब्ज़र्व किया कि इस पूरे सर्किट में, ये पूरे राउंड में आपके पास जो करंट रहा वो चेंज नहीं हुआ कहीं पे भी, है ना। तो सेम ही करंट पूरे के पूरे सर्किट में फ़्लो कर रहा है। तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन निकालेंगे कि जो हमारा करंट होगा पूरे के पूरे सर्किट में वो क्या होगा, वो सेम रहेगा। ठीक है, तो जो आई की वैल्यू है वो यहाँ पे आई ही रहेगी, सेम रहेगी, कोई इसमें चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, क्लियर। चलो अब हम आगे चलते हैं दूसरा पॉइंट। देखो दूसरे पॉइंट में क्या है कि आपका यहाँ पे देखो एक चीज़ कि जब यहाँ से करंट पास करेगा तो सबसे पहले ये इस रजिस्टर से करंट पास करना चाहेगा। तो जब एक रजिस्टर से करंट पास होगा यहाँ से, तो यहाँ पे जो आपके पास मेन पोटेंशियल है, जो कि मान लेते हैं V है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है इसका ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा यहाँ पे V1। सिमिलरली सेम करंट आगे जा रहा है, देखो सेम ही करंट, अभी हमने डिस्कस किया कि करंट सेम है। यहाँ पे भी वही करंट था I, यहाँ पे भी वही करंट है I। ठीक है, और यहाँ पे भी वही करंट जा रहा है I। तो यहाँ से भी जब I करंट जाएगा तो यहाँ पे भी पोटेंशियल का ड्रॉप होगा। ठीक है, उसको हम V2 नाम दे देते हैं। और अगर यहाँ से भी जब करंट जा रहा है तो यहाँ पे भी करंट का ड्रॉप होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे V3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ जो नोटिस करने वाली ये है कि जो पोटेंशियल ड्रॉप होंगे वो इस तरीके से होंगे कि इन तीनों का जो सम होगा वो आपके ये टोटल पोटेंशियल के बराबर रहेगा। तो जो पोटेंशियल है टोटल हमारा वो V1, V2 और V3 के बराबर रहेगा। यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हुए हैं, R1 पे पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है एक, R2 पे पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है एक, और R3 पे पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखें हम एक फॉर्मूला लगा लें ओम्स लॉ वाला, कौन सा वाला, V इज़ इक्वल टू आई आर वाला, एक ही तो फॉर्मूला है। तो ये आप यहाँ पे V1 की जगह आप रखोगे IR1, V2 की जगह रखोगे IR2, V3 की जगह रखोगे IR3। I चेंज नहीं हो रहा, I सेम है, इसलिए हम I कह रहे हैं इसको। तो जब आप ये सारी वैल्यूज़ रखोगे तो IR1, R2, R3 में से I कॉमन आ जाएगा और आपके पास जो यहाँ पे ये V की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, IR1, R2, R3। अब इससे थोड़ा सा आगे देखें तो एक काम करो, ये देखो इसी का नेक्स्ट स्टेप में कि आप V इज़ इक्वल टू आपने लगा दिया क्या, IR1 प्लस R2 प्लस R3, ये ब्रैकेट में है। ठीक है, तो ये आपने अभी इतना फॉर्मूला निकाला है। अब ये जो V है इसका भी एक क्या करो, अभी टोटल पोटेंशियल है तो इसको आप रिप्लेस कर दो V इज इक्वल टू आई आर से। यहाँ पे जो R होगा वो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि ये जो है ये ये आपके पास टोटल वोल्टेज है ना, टोटल करंट और टोटल रेजिस्टेंस जो कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है। तो I यहाँ पे हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो यहाँ से आप देखो कि I से I कैंसिल हो गया, तो आपके पास R इक्विवेलेंट की वैल्यू जो टोटल रेजिस्टेंस है यहाँ पे वो निकल के आई क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि अगर आपके पास एक सीरीज़ में सर्किट दिया हुआ है, ठीक है, तो आपने यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होगी उसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करोगे, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे। यहाँ पे अगर 4 रेजिस्टेंस हो तो 4, 5 रेजिस्टेंस हो तो 5। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया, सीरीज़ रेजिस्टेंस का डायग्राम। ओके, नाउ चलते हैं पैरेलल रेजिस्टेंस पे। देखो पैरेलल रेजिस्टेंस में क्या होता है कि आपके पास जो रेजिस्टेंसेज होते हैं, जो रेजिस्टर्स होते हैं, उनको हम ऐसे पैरेलली कनेक्ट करते हैं। तो अब देखते हैं, यहाँ पे आपके पास ये सर्किट है और इस सर्किट में आपके पास ये बैटरी है, ये की है, ये एमीटर है, ये तो करंट मेजर करेगा डायरेक्ट। और अब देखो यहाँ से करंट पास हुआ, यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से भी गया। यहाँ पे पहुँचने के बाद ना करंट के पास अब ऑप्शंस हैं
करंट के पास 3 ऑप्शंस हैं कि एक तो यहाँ से जाए, एक यहाँ से जाए और एक यहाँ से जाए। तो थोड़ा थोड़ा करंट यहाँ पे जाएगा, थोड़ा थोड़ा सा करंट यहाँ पे जाएगा और कुछ कुछ करंट यहाँ पे जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि I1 करंट यहाँ पे गया, I2 करंट यहाँ पे गया और I3 करंट यहाँ पे गया। तो जब तीनों जो आपके पास वायर्स हैं, तीनों वायर्स में करंट गया, तो आप ये कह सकते हो कि हर एक रजिस्टर को सेम करंट नहीं मिला। तो यहाँ पे हम ये एक बहुत आराम से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जो यहाँ पे करंट है वो चेंज हो रहा है, करंट यहाँ पे सेम नहीं है, यहाँ पे करंट सेम था, ये एक डिफरेंस आ गया आपके पास। अब अगर हम चेक करें R1 R2 R3 में, तो आपके पास यहाँ पे जो वोल्टेज का अगर हम चेक करें, पोटेंशियल डिफरेंस का, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे V है। तो जब आप यहाँ पे इनके अक्रॉस एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करोगे तो आपको भी यहाँ पे सेम V वोल्टेज ही दिखाएगा, ठीक है। R3 के अक्रॉस भी आपको सेम वोल्ट मिल रही है, R2 के पास भी आपको सेम वोल्टेज मिल रही है और R1 के पास भी आपको सेम वोल्टेज मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रहता है। तो यहाँ पे क्या रहता है, पोटेंशियल जो डिफरेंस है वो अक्रॉस द एंड्स ऑफ द रजिस्टर्स वो आपका सेम रहता है, ठीक है। यहाँ पे करंट सेम रहता है और यहाँ पे रजिस्टर, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। ये एक तो ये डिफरेंस है। दूसरा देखो, दूसरा है जो आपके पास मैंने अभी आपको बात बताई कि यहाँ पे जो I है वो I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि देखो दूसरे अगर आप टर्मिनोलॉजी में देखो तो ये I1 यहाँ से आएगा और यहाँ पे पहुँच जाएगा, I2 यहाँ से निकलेगा, यहाँ से पहुँच जाएगा, I3 यहाँ से निकलेगा, यहाँ से पहुँच जाएगा। तीनों की तीनों एक जंक्शन पे मिल जाएंगे, इस जंक्शन पर, और I1 प्लस I2 प्लस I3 मिलकर एक I प्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। इसकी वजह से ही क्या होगा कि आपके पास ये I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 वाला फॉर्मूला सामने आता है कि जो करंट है वो पहली बात सेम नहीं है और I जो है वो I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्या, V जो है, I जो है वो क्या है, अब I को हम क्या रखेंगे, V अपॉन R, ये जो टोटल करंट है तो इसलिए हम इसको रखते हैं V अपॉन R इक्वलेंट मान लेते हैं इसको, है ना, R इक्वलेंट। और I हम रखेंगे V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3, सेम तरीके से V इक्वल टू IR अप्लाई कर दिया हमने। तो I1 की जगह ये, I2 की जगह ये, I3 की जगह ये। और इक्वलेंट रेजिस्टेंस जो होगी हमारी वो कितनी होगी, वो अब देखो यहाँ से V और V कैंसिल हो रहे हैं, तो इसी फॉर्मूले से आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है। तो ये आपके पास एक और चीज़ बन गई। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास इलेक्ट्रिसिटी में डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स। देखो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स में हम जो सर्किट का कनेक्शंस हम बनाते हैं, ठीक है, पूरे घर के अंदर तारें बिछाई होती है जो, वो ही डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स है। तो बड़ा जनरल सा क्वेश्चन है कि हम अपने घरों में जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के जो अरेंजमेंट्स है वो करवाते हैं तो वो पैरेलल होते हैं कि सीरीज़ होते हैं, सीरीज़ कनेक्शन में होती है, ठीक है। और अगर मैं आपको आंसर बताऊं तो पैरेलल होते हैं, वो सीरीज़ नहीं होते। क्यों? उसका रीज़न भी है, बहुत अलग अलग से रीज़न्स हैं, ये सारे रीज़न्स हम अब डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सीरीज़, अगर मान लो हमने डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स जो हमारे घरों में सीरीज़ सर्किट लगा दिए तो उससे क्या होगा। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल लिया है इसका। तो मान लो कि ये हमारा एक हाउस होल्ड में हमने सर्किट्स लगाया R1 R2 R3 सीरीज़ में। तो देखो सबसे पहला तो क्या है कि सीरीज़ सर्किट का ये नुकसान है कि अगर मान लो एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस अगर रुक गया काम करने से, मान लो उसमें कोई ख़राबी आ गई कुछ ख़राबी की वजह से, तो उससे क्या होगा कि जितने बाकी के जो अप्लायंसेस हैं ना वो सारे के सारे काम करना बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि जो सारे के सारे सर्किट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही तार के साथ कनेक्टेड हैं। तो मान लो अगर ये ख़राब हो गया तो ये सारे ऑटोमेटिकली रुक जाएंगे, क्योंकि यहाँ से फिर जो करंट आ रहा है वो यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, आगे जाएगा ही नहीं वो, अगर मान लो ये ख़राब हो गया तो, ठीक है। तो ये इसका सबसे बड़ा एक डीमेरिट है। दूसरा देखते हैं सीरीज़ सर्किट क्यों नहीं हम इसको यूज़ करते। देखो जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं ना सीरीज़ सर्किट के अंदर, वो सारे के सारे एक ही स्विच से कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो अगर मान लो हमें किसी एक को टर्न ऑन करना हो, मान लो हमें इसको टर्न ऑन करना है बस, और ये दोनों टर्न ऑन नहीं करने, तो हम ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। ये एक की है, एक की को दबाएंगे इसको, मतलब कि इसमें अगर हमने कनेक्शन पूरा कर दिया इसका तो ये सारे के सारे जल जाएंगे बल्ब, जो भी अगर मान लो बल्ब लगाया होगा हमने यहाँ पे तो। और अगर मान लो कि इस की को हमने क्लोज़ कर दिया तो ये सारे के सारे की तो ये सारे के सारे जो रजिस्टर हो गए, बल्ब होंगे, वो सारे के सारे बंद हो जाएंगे। हम ऐसे इंडिविजुअली अपनी मर्ज़ी से
ऐसा नहीं कर सकते कि हमें ये बस ये वाला बल्ब जलाना है, ये और ये नहीं जलाना, तो इतनी चॉइस हमारे पास सीरीज़ में नहीं रहती। दूसरा पॉइंट यही है, ठीक है। चलो दूसरे पॉइंट के बाद हम आगे चलते हैं। नाउ अप्लायंसेस जो हैं हमारे पास सीरीज सर्किट के अंदर, उनको पहली बात तो सेम वोल्टेज नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती भाई? देखो, हमारे घरों के अंदर जो वोल्टेज आ रही होती है, पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा होता है, वो 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आता है। 220 से लेकर 260 तक आता है, बट हार्डली इतना ही रहता है। तो ये जो 220 वोल्ट का जो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे घरों के अंदर आ रहा है मेन वायर से, जो बाहर खंबे वाली तारों से आ रहा है, ठीक है, वो जब हमारे घर में एंटर करता है तो सबसे पहले अगर मान लो सीरीज़ का हमारे पास कॉम्बिनेशन होगा यहाँ पे, तो वो ऐसे ट्रैवल करेगा, और ट्रैवल करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आएगा, यहाँ पे एक पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा यहाँ पे, यानी यहाँ पे इसको थोड़ा सा 220 से कम वोल्टेज मिलेगी, यहाँ पे इसको उससे भी कम मिलेगी, यहाँ पे इसको उससे भी कम मिलेगी। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि हर एक रजिस्टर को सेम वोल्टेज नहीं मिल रही, कम कम वोल्टेज मिल रही है, ठीक है। तो फिर ये वाला, तो फिर ये दोनों अच्छे से चल नहीं पाएंगे, क्योंकि इनको पूरा पूरा करंट नहीं मिल रहा है ना। ये थोड़ा बहुत ठीक ठाक चल लेगा क्योंकि इसको थोड़ा बहुत करंट मिल रहा है ज़्यादा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे इनको लेस वोल्टेज मिल रही है, जिसके कारण ये अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे रेजिस्टर्स या फिर कोई भी चीज़ यहाँ पे जब लगा देंगे तो, ठीक है। तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा डीमेरिट है। हमने अब तक 3 डीमेरिट देख लिए इसके। अगला देखते हैं। अगला जो है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वो देखो, एक जो सीरीज़ कनेक्शन है हमारे पास, इसमें क्या होता है कि जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है हमारी, वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जिसके कारण जो करंट फ्लो होगा वो हमारा बहुत कम होगा। देखो क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि देखो अब ये सीरीज़ में है, तो अब एक बार आप टोटल रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करो, जो कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है, वो कितनी होगी? वो होगी R1 + R2 + R3। यही पढ़ के आए हैं हम अभी यहाँ पे, ये यहाँ पर है ना, सेम ये था, R1 + R2 + R3। तो अब देखते हैं इसको यहाँ पे। तो यहाँ पे जो इंडिविजुअली जो रेजिस्टेंसेस थे, अब जो टोटल रेजिस्टेंस बन गई, ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा बनेगी क्योंकि ये सब प्लस में है इसीलिए, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस बढ़ गई ओवरऑल द सर्किट। तो अगर रेजिस्टेंस बढ़ गई तो करंट जो होगा वो कम हो जाएगा। क्यों होगा कम? क्योंकि जो आपके पास ओहम्स लॉ का फॉर्मूला था V = IR, अगर आपने रेजिस्टेंस बढ़ा दी तो आपका करंट सर्किट के अंदर कम हो जाएगा, ठीक है। और अगर करंट सर्किट के अंदर कम हो जाएगा तो आपके जो अप्लायंसेस है वो अच्छे से काम ही नहीं कर पाएंगे, है ना, क्योंकि इनको करंट ही नहीं मिल रहा प्रॉपरली। और दूसरी बात आप ये भी देखो कि बहुत सारे ऐसे आपके पास अप्लायंसेस होते हैं जिनकी पावर रेटिंग्स अलग अलग होती है ना, जिनकी पावर रेटिंग्स अलग अलग होती है, मतलब कि उनको अलग अलग पावर, मतलब अलग अलग करंट चाहिए उनको, है ना, काम करने के लिए। जैसे AC को अलग चाहिए करंट, फ्रिज को अलग चाहिए करंट, टीवी को अलग चाहिए, कुछ ऐसे। तो अलग अलग पावर रेटिंग्स वाले जो हैं उनको अलग अलग करंट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो सेम ही करंट है। तो ये भी बड़ी दिक्कत है यहाँ पे, इसीलिए वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ये तो रही सीरीज़ सर्किट के डीमेरिट्स, क्यों हम सीरीज़ सर्किट यूज़ नहीं करते। अब हम चेक करते हैं कि हम क्यों पैरेलल यूज़ करते हैं। तो इन्हीं का ज़रा इनका जो आपके पास पॉजिटिव पॉइंट है वही होंगे, सेम देखते हैं। तो ये हमने एक पैरेलल सर्किट ले लिया, ये वाला, और इसमें R1 R2 R3 हमने पैरेलल में लगा दिए। और अब हम जानते हैं इसमें कि क्या, अगर ये हाउस होल्ड में हम यूज़ करते हैं, घरों में यूज़ करते हैं, डोमेस्टिक सर्किट्स में, तो उससे हमें क्या लाभ होगा। तो पैरेलल सर्किट जो है, अगर मान लो एक अप्लायंसेस काम करना बंद कर जाए, तो किसी भी कारण से मान लो, तो जो बाकी के अप्लायंसेस है ना, वो अपना काम करते रहेंगे नॉर्मली। कैसे? मान लो कि ये वाला ख़राब हो गया, ठीक है, तो जो करंट होगा वो अब यहाँ से नहीं फ़्लो करेगा, बाकी इन दोनों में से अभी भी फ़्लो कर ही रहा है करंट। क्यों? क्योंकि भाई ये एक बिल्कुल अलग वायर थी, तो हम इस वायर को रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे बाकियों के जो रजिस्टर्स हैं, जो बाकी के रजिस्टर्स हैं, उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट हो गया इसका। दूसरा देखो, दूसरा ये है कि जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं पैरेलल सर्किट के अंदर, यहाँ पे इनके अलग अलग स्विच हैं, इंडिविजुअली स्विच हैं, जो कि इनको इंडिपेंडेंटली काम करने में मदद करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि ये आपके पास जो सर्किट है, तो यहाँ पे हम मान लो एक की लगा देते हैं, यहाँ पर एक की हम यहाँ पे लगा देते हैं, एक की हम यहाँ पे लगा देते हैं।
तो अगर मान लो कि हमें ये इस सर्किट को ऑन करना है, मतलब सॉरी ओनली इस रेजिस्टेंस को ऑन करना है, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे की ऑन कर देंगे और बाकी इन ये की को ऑफ रहने देंगे। तो सिर्फ और सिर्फ ये वाला रेजिस्टेंस जो रजिस्टर होगा, यहाँ पे कोई बल्ब अगर कनेक्ट हुआ होगा तो वो ऑन हो जाएगा, और ये दोनों ऑन नहीं होंगे, ये दोनों पार्टिसिपेट नहीं करेंगे सर्किट के अंदर। सिमिलरली अगर आप चाहते हो कि भाई नहीं मेरे को तो R2 ऑन करना है, तो R2 ऑन कर लो, आप इसको ऑन कर लो और बाकी के दो को रेस्ट पे रहने दो, ठीक है। यानी कि इनको आप क्या करो, इनको आप कनेक्ट ही मत करो, क्लोज ओपन कर दो इनको, ये क्लोज कर दो। तो इस तरीके से हमारे पास चॉइस हो जाएगी। R3 के साथ भी सेम केस है। तो यहाँ पे ये बात होती है। तो यहाँ पे इस इम्तिहान में भी पास कर गया ये, ठीक है, पैरेलल वाला। एक और देखो आपके पास क्या है, जो पैरेलल सर्किट्स हैं इनको सेम वोल्टेज मिलती है। अभी हमने पीछे ही पढ़ा था सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन में कि भाई इनको जो आपके पास पैरेलल कनेक्शन होता है उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम होता है। यानी मान लो अगर यहाँ से 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है तो इनको भी आपको 220 वोल्ट ही पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, इसको भी, इसको भी, इसको भी, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कोई वो नहीं है कि आपको अलग से इसको अलग मिले पोटेंशियल, इसको अलग मिले पोटेंशियल, इसको अलग मिले। तो यहाँ पे ये भी पास कर गया। तो अब यहाँ पे जो जितने भी आपके पास अप्लायंसेज हैं वो इजीली अच्छे से प्रॉपरली काम कर सकते हैं। पैरेलल कनेक्शन के अंदर क्या होता है कि जो आपके पास ओवरऑल रेजिस्टेंस होती है वो बहुत कम हो जाती है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण जो आपके पास पावर सप्लाई है वो काफ़ी बढ़ जाती है, यानी हर एक को अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ करंट मिलता है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखो कि मान लो ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये भी 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये भी 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। इंडिविजुअली 2 ओम के रेजिस्टेंसेज हैं। अगर इनको पैरेलल में लगा दिया जाए तो इनकी ज़रा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना कितनी होगी, तो वो हो जाएगी 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। तो जब आप इन तीनों को प्लस करोगे तो आपके पास आएगा 3/2 1/R इक्विवेलेंट। तो 3/2 को भी अगर आप R इक्विवेलेंट निकालना है ना हमें, तो वो कितना आएगा, वो आएगा 2/3 ओम। तो इतना आ गया आपके पास R इक्विवेलेंट 2/3 ओम। 2/3 ओम तो 2 ओम से बहुत कम है। तो इसीलिए जो आपके पास टोटल रेजिस्टेंस आया वो देखो वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस से बहुत कम आया। तो आपकी जो टोटल रेजिस्टेंस है वो रिड्यूस हो गया, जिसके कारण जो आपके पास करंट है वो प्रॉपरली मिलता रहेगा। किसको, इनको रेजिस्टेंस, इसको क्यों मिलता रहेगा, ये भी आपके पास एक क्वेश्चन हो जाता है। वो इसलिए मिलता रहेगा क्योंकि भाई देखो ना, आपके पास R अगर कम हो गया तो I बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली, है ना। तो ये बात है यहाँ पे। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है किसी भी रेजिस्टर से या फिर किसी भी वायर से, रेजिस्टिव एलिमेंट से, तो जो चार्जेस के जो फ्लो होता है, जब चार्जेस का फ्लो होता है तो उनको रेजिस्टेंस देखने को मिलती है, ठीक है। तो यानी कि जो रेजिस्टेंस है एक्चुअली में वो है क्या, रेजिस्टेंस मतलब ये है कि कोई ना कोई काम हो रहा है फ्लो के अगेंस्ट, वर्क डन हो रहा है किसके अगेंस्ट, आपके फ्लो के अगेंस्ट, जो कि एक कंडक्टर में से चार्ज फ्लो हो रहा है तो उसके अगेंस्ट एक काम हो रहा है, वर्क हो रहा है। तो जो वर्क होती है वो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी कहीं ना कहीं बाहर निकलेगी, तो वो निकलती है हीट एनर्जी की फॉर्म में बाहर, ठीक है। तो ये है हीट एनर्जी का कंसेप्ट कि अगर मान लो कोई भी रजिस्टर है आपके पास, तो जो रजिस्टर है उसमें से जब करंट पास करेगा, जब उसमें से I करंट पास करेगा तो वो रजिस्टर रेजिस्टेंस देगा, और वो रेजिस्टेंस जो आ रही है वो क्या, वो एक वर्क डन ही कर रहा है एक फ्लो के ऊपर। तो वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी किसी ना किसी तरीके से बाहर आएगा, ये रजिस्टर गर्म हो जाएगा और इसमें से हीट बाहर निकलेगी। तो यही जो हीट है ये हीट एनर्जी है, और हम ये जानना चाहते हैं कि वो हीट एनर्जी कितनी बाहर निकली, ठीक है। तो आपके पास ये है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मेन कंसेप्ट। तो करंट किसी रजिस्टर में से पास होता है तो उसमें से हीट बाहर निकलती है। जूल साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक ये लॉ बनाया, हीटिंग लॉ। क्या बनाया उन्होंने कहा कि मान लो एक रजिस्टर है R, उसमें से I करंट फ्लो कर रहा है तो हीट प्रोड्यूस हो रही है, अभी जिस मेथड से आपको मैंने बताया। तो वो जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसको हम H बताएंगे। अब ये जो H है ये डायरेक्टली डिपेंड करता है किसके ऊपर, करंट के ऊपर। अगर आपने करंट ज़्यादा कर दिया तो आपके पास हीट भी ज़्यादा निकलेगी, और अगर आपने करंट कम कर दिया तो हीट भी कम निकलेगी।
तो यानी अगर हम बात करें तो जो हीट है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। और क्योंकि जूल ने इसके ऊपर पूरी रिसर्च की तो उन्होंने बताया कि इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट। दूसरा वो ये कहते हैं कि इट इज़ डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द रेजिस्टेंस, कि यानी कि ये जो हीट है जो बाहर निकलेगी वो रेजिस्टेंस के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करेगी। रेजिस्टेंस ज़्यादा तो हीट भी ज़्यादा, यानी कि वर्क डन भी ज़्यादा होगा, है ना, इसीलिए। और टाइम के अक्रॉस भी ये बिल्कुल क्या करती है, डायरेक्टली डिपेंड करती है। अगर मान लो ज़्यादा टाइम तक करंट फ्लो करेगा किसी भी रेजिस्टेंस के अंदर, किसी भी रजिस्टर के अंदर, तो ज़्यादा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी उसको, ठीक है, कि करंट को। तो ये तीनों चीज़ कंबाइन की तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक फाइनल रिजल्ट निकाला। उन्होंने ये कहा कि भाई जो हीट है जो वो क्या हो जाएगा, I2RT के बराबर हो जाएगा। अब देखो जब ये हम प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल टू का साइन लगाते हैं तो एक कांस्टेंट भी लगाते होते हैं, वहाँ पे ये कांस्टेंट को हमने नेगलेक्ट कर दिया, ठीक है, ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी रहे, और इसको 1 ले लिया होगा और क्या। तो आपके पास जो H है वो I2RT के बराबर हो जाता है। ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है। अब इसके साथ हम थोड़ी सी छेड़खानी भी कर सकते हैं। कैसे, देखो जो आपके पास ये हीट है H इज़ इक्वल टू I2RT, इसमें आप चाहो तो I को आप I इंटू R इंटू टी ऐसे भी लिख सकते हो। यानी कि अब मैंने क्या कर दिया, ये I2 था, इसका स्क्वायर हमने खोल दिया, है ना। तो यहाँ पे देखो ये जो IR बन रहा है, इसकी जगह हम एक और चीज़ रख सकते हैं, क्या, V, है ना। IR की जगह हम क्या रख देंगे, V। सो ये हो जाएगा आपके पास हीट। तो V इंटू I इंटू टी, ये एक और फॉर्मूला बन गया आपके पास, ठीक है, सही है। चलो नेक्स्ट एक और फॉर्मूला बनाते हैं। अब एक काम करते हैं, सेम ये वाला फॉर्मूला जो था फर्स्ट वाले फॉर्मूले से ही तीनों फॉर्मूले बनाना सीखते हैं। देखो अब आपके पास I2RT था, तो आप एक काम करो कि यहाँ पे इसको एक R दे दो और एक R से इसको डिवाइड कर दो, ठीक है। देखो जैसे फॉर एग्जांपल, जस्ट अ मिनट, जैसे आप इसको एक R दे दो और एक R से इसको डिवाइड कर दो, तो इससे होगा क्या, इससे हम एक काम कर सकते हैं, I2 इंटू R की जगह R2 हो जाएगा अब, और T की जगह T हो जाएगा डिवाइड बाई R, ठीक है। I2 और R2 बन गया। I2 को हम IR का होल स्क्वायर भी कंबाइंड लिख सकते हैं, इंटू T डिवाइड बाई R। अब जो IR का होल स्क्वायर है वो तो V होता है भाई, है ना, V इज इक्वल टू IR से V² बाई R इंटू टी। तो आपके पास जो हीट का नया फॉर्मूला आया वो क्या आया, V² बाई R इंटू टी, ये वाला, ठीक है। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला आ गया। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट करते हैं। तो आपने एक चीज़ याद रखनी है यहाँ पे कि जो हीट का फॉर्मूला है वो आपके पास तीन होते हैं, एक तो I और R के साथ रिलेशन, IR और T के साथ, एक VI और T के साथ, और एक आपके पास कौन सा है, V² बाई R इंटू टी के साथ, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर के ऊपर। इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है, ये होती है कि कितना रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुई है, ठीक है, कितनी रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुई है किसी भी रजिस्टर के अंदर, ठीक है। तो वो उसको हम कहेंगे क्या, कि वो एक इलेक्ट्रिकल पावर है। तो इलेक्ट्रिकल पावर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो है एनर्जी बाय यूनिट टाइम, या फिर वर्क डन पर यूनिट टाइम, सेम बात ही है। वर्क और एनर्जी बराबर ही होते हैं अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम। तो जो पावर है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वर्क डन डिवाइड बाई टाइम, ओके। तो जिस तरीके से पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन डिवाइड बाई टाइम। अब जो वर्क है इसको हमने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अकॉर्डिंग इसको तो हीट बोल रखा है। तो इस जो पावर का एक फॉर्मूला हो जाएगा वो ऐसा भी लिख सकते हो आप, हीट डिवाइड बाई टाइम, है ना, ठीक है। तो अगर आपने हीट डिवाइड बाई टाइम इसको लिख लिया तो एक काम कीजिए कि यहाँ पे हीट के आपने तीन फॉर्मूले पढ़े थे, H इज़ इक्वल टू I²RT, ठीक है, H इज़ इक्वल टू VIT, और एक और पढ़ा था, कौन सा था वो, H इज़ इक्वल टू V² बाई R इंटू टी। तो आप ये तीनों H की वैल्यूज़ एक एक करके इसमें पुट अप कर दो, तो आपको पावर के नए नए फॉर्मूले मिलते जाएंगे। अब जैसे मान लो पहले हम I²RT पुट करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे I²RT लिखा तो T से T कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास एक फॉर्मूला आ गया I²R पावर की वैल्यू, ठीक है। सिमिलरली अब H की वैल्यू आप रख दो V इंटू I इंटू टी, तो यहाँ पे रखो आप VIT, तो ऐसे T से T कैंसिल हो जाएगा, तो पावर का नया फॉर्मूला क्या आ गया, V इंटू I, पावर का नया फॉर्मूला आ गया V इंटू I। सिमिलरली आप क्या करो, इसको रख दो V² बाई R, H को V² बाई R,
तो जैसे आप इसको v²/r रखोगे तो आपके पास ये आ जाएगा, t से t कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये तीसरा फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अच्छा ये कहाँ से आया, देखो ये वाला भी, ये आपके पास अभी पावर का फॉर्मूला आया था ना, ये v × i वाला, ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला। तो इसके अंदर आप क्या करो, i की वैल्यू q/t रख दो। i क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, है ना। तो यहाँ पे जो आपके पास पावर है वो कितनी आ जाएगी, v × q/t। तो यहाँ से ये आया है। तो 1 2 3 4 फॉर्मूले हैं आपके पास पावर के। और पावर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वो होती है वाट। पावर की यूनिट क्या होती है, वाट, क्योंकि इट इज़ इक्वल टू जूल एंड सेकेंड्स। जूल पर सेकेंड भी इसकी एक यूनिट होती है, बट वाट इसकी करेक्ट डेफिनेशन है। ठीक है, करेक्ट इसकी SI यूनिट है। नेक्स्ट करते हैं, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर जो होती है वो हॉर्स पावर होती है। ठीक है, जो यूज़ की जाती है कॉमर्शियली, वो कौन सी की जाती है भाई, हॉर्स पावर। पूछते हैं ना हम कितने हॉर्स पावर की है ये गाड़ी, कितने हॉर्स पावर की है, तो वही ये यूनिट है। और 1 हॉर्स पावर की वैल्यू कितनी होती है, 746 वॉट के बराबर होती है। ठीक है, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। नाउ अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जस्ट इसका सेम ही है। अब जैसे आपको पता है कि पावर की वैल्यू होती है आपके पास हीट और वर्क डन डिवाइड बाय टाइम। तो हीट जो होती है वो तो एनर्जी की यूनिट होती है ना। तो जो एनर्जी है आपके पास, जो एनर्जी हो जाएगी उसकी यूनिट, एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पावर इनटू टाइम। तो जो एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पावर इनटू टाइम। बस यहीं से आया है, इलेक्ट्रिकल लगा दिया साथ में, ताकि हम डील कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट्स के साथ, इलेक्ट्रिसिटी के साथ, इसीलिए। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पावर इनटू टाइम। कॉमर्शियल यूनिट जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वो क्या है, वो किलोवाट आवर है। ये कहाँ से आई, ये भी देखो, ये भी ज़रूरी चीज़ है एक बताने वाली। देखो अगर आपने एनर्जी की यूनिट देखी होगी तो वो तो जूल होती है ना। और पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट। और टाइम की जो यूनिट होती है वो सेकंड। तो जो जूल होता है वो तो वॉट इंटू सेकेंड के बराबर होता है ना। बट अगर मान लो वॉट को हम किलोवाट बना दें, कैसे बनाएंगे, इसको आप 1000 से डिवाइड कर दोगे तो वो किलोवाट में बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक वॉट के अंदर क्या कहते हैं, 1 किलोवाट के अंदर आपके पास 1000 वॉट्स होते हैं, दैट इज़ वाई। और सेकंड को आप बना दोगे इसमें आवर्स में। तो जब सेकंड को आप आवर्स में बना दोगे तो आपके पास जो आएगा वो आएगा किलोवाट आवर यूनिट आ जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। ठीक है, तो आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी की 2 यूनिट्स होती हैं, एक तो जूल होती है और एक होती है किलोवाट आवर। बट अब बात यह आता है कि सर इनमें रिलेशन क्या होता है। तो जो 1 किलोवाट आवर होता है उसका वो इक्वल टू होता है 3.6 × 10⁶ जूल से। ये कैसे आया, ये देखो, ये भी आपको बता देते हैं यहाँ पे। जस्ट अ मिनट, इरेज ऑल कर देते हैं भाई, इरेज ऑल नहीं होता, हाँ हो गया। देखो भाई 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर। सो सबसे पहले तो 1 किलोवाट में इसको पहले वॉट में चेंज करो, तो 1 ये हो गया आपके पास वॉट में। ठीक है, 1 किलोवाट लिख रखा था तो मैंने लिख दिया 1000 वॉट आवर। अभी जो आवर है इसको सेकंड में चेंज करो, तो ये था 1000, इसको सेकंड में चेंज करने के लिए अभी तो मिनट में चेंज हो गया, अभी ये सेकंड में चेंज हो गया, तो ये हो जाएगा आपके पास वॉट सेकंड। अब वॉट सेकंड तो आपके पास जूल होता है, मैंने अभी आपको बताया ना कि जूल इज इक्वल टू वॉट इंटू सेकेंड। सो ये जूल हो गया आपके पास। तो ये कितना आया, ये आया 3600 इंटू 1000, है ना। तो कितने ज़ीरो है, 1 2 3 4 5, 36 इंटू 10⁵ जूल। अभी इस और पॉइंट लगा दिया आगे, तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स। ये साइंटिफिक नोटेशन है वैसे तो। सो आपके पास 1 किलोवाट आवर की जो वैल्यू होगी वो 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होगी। ठीक है, सही है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट आपके पास इलेक्ट्रिकल फ्यूज़, ये लास्ट टॉपिक है आई थिंक। तो इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ क्या होता है, देखो एक सेफ्टी डिवाइस होता है फ्यूल, जो कि सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट से। ठीक है, ये एक ऐसी वायर होती है जो कि किसी एक मटेरियल से बनी होती है, जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत कम होता है। अब मेल्टिंग पॉइंट कम क्यों रखते हैं, क्या सिस्टम है सारा, वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो हमारा जो हाउस होल्ड सर्किट होता है, जो हमारा पूरा सर्किट होता है, मान लो उस सर्किट में
अगर मान लो पोटेंशियल डिफरेंस जो कि मेन तारों से आ रहा है वो ज़्यादा हो गया या कम हो गया, ठीक है, तो वो हमारे अप्लायंसेस जो कनेक्ट किए हुए हैं सर्किट्स में वो उसको ख़राब कर सकता है। तो इसीलिए एक फ्यूज़ नाम का एक वायर लगाई जाती है पूरे के पूरे सर्किट के बीच में, जो जहाँ पे मेन स्विच होते हैं हमारे, वहाँ पे बीच में एक वायर लगाई जाती है जिसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी लो रहता है। मतलब कि अगर मान लो कि ज़्यादा वोल्टेज आ गई पीछे से, जो मेन जो आपके पास मेन हाई टेंशन वायर्स है वहाँ से, तो ये जो यहाँ से जब पास करेगा करंट, तो करंट में से अब हीट प्रोड्यूस होगी, तो ये जो वायर है ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी और ये करंट ये ब्रेक कर देगी सर्किट को। तो हमारे जो ये अप्लायंसेस हैं ये सड़ने से बच जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो ज़्यादा वोल्टेज आ रही थी पीछे से, तो ज़्यादा करंट आ रहा होगा इनमें, तो वो ख़राब भी हो सकते थे। इससे बढ़िया क्या हुआ कि फ्यूज़ ने क्या किया, फ्यूज़ ने ये सर्किट का कनेक्शन ही काट दिया, जिसके कारण अब उनको ऐसा मतलब कि उनको ज़्यादा करंट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर कम करंट आता है तो भी यहाँ पे ये सेम काम ही होता है। वैसे देखो कम करंट में ये तार पिघलती नहीं है, ठीक है। तो मेन ये जो इसका मोटिव है वो ये है कि आपका जब अगर मान लो ज़्यादा वोल्टेज आ गई तो ही ये काम करेगा अच्छे से, ठीक है। चलो, तो ये जो आपके पास फ्यूज़ वायर होती है वो एक्चुअली कॉपर से बनी होती है या फिर जो आपके पास टिन या लेड अलॉय से बनी होती है। अब फ्यूज़ दिखता कैसे है? पहले के ज़माने में ना फ्यूज़ ऐसा होता था, ये देखो, ये एक तो ये मेन आपके पास जो मेन आपका सर्किट बोर्ड होता है जहाँ से आप ऑन ऑफ करते हो चीज़ों को, है ना, मेन जहाँ से मेन पावर सप्लाई होती है ना, वहाँ पे ये कनेक्ट होता है ऐसे, ठीक है। और ये वाला जो है आपके पास ये हिस्सा, इसमें एक कॉपर की वायर जोड़ी जाती है ऐसे, यहाँ से ऐसे पास की जाती है और एक वायर यहाँ से जोड़ी जाती है कॉपर की, जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। ये देखो यहाँ पे दिखा रखा है, ये इसका नाम है कॉन्टैक्ट। अच्छा, ये कॉन्टैक्ट्स हैं ये वाले, ओके। और ये बेस है, ये आपके पास पीछे वाला बेस है, और ये आपके पास दूसरा हिस्सा है जिसको हम फ्यूज़ कैरियर कहते हैं। और ये रही वो फ्यूज़ वायर, देखो ये देखो, यहाँ से कनेक्ट हुई है ऐसे से, ये ऐसे कनेक्ट करके इन्होंने ऐसे कनेक्ट कर दी, तो ये आपके पास फ्यूज़ वायर है। अब होता क्या है कि ये वाला जो पीस है ये उठा के इसमें लगाया जाता है, ठीक है, इसमें जोड़ा जाता है ये पीस सारा का सारा। तो अब कनेक्शन क्लोज हो गया। अब जैसे ही मान लो कि वोल्टेज ज़्यादा आ गई तो उससे क्या होगा, तो उससे ये जो तार है ये वाली जो आप देख रहे हो कॉपर वायर, ये पिघल जाती है, ये टूट जाती है, और आपका जो सर्किट है वो सारा का सारा स्टॉप हो जाता है, जिसको हम कहते हैं फ्यूज़ उड़ गया। वही है ये चीज़। ये ना कि सिर्फ आप बाहर लगा सकते हो हाउस होल्ड सर्किट्स के, ये किसी डिवाइसेस के अंदर भी लगे होते हैं। जैसे कि ये देखो, ये एक फ्यूज़ है जो कि आम तौर पे किसी भी एक डिवाइसेस में लगे होते हैं, ताकि अगर मान लो कि कुछ ब्रेकडाउन हो गया, मान लो कि ज़्यादा करंट आ गया या फिर ज़्यादा वोल्टेज आ गई, तो इसमें से क्या होता है, इस वजह पतली सी वायर आप देख रहे हो, ये पतली सी वायर पिघल जाती है और टूट जाती है, तो फिर हमें ये पूरा का पूरा फ्यूज़ है वो चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो ये बात होती है यहाँ पे सारी, ठीक है। बट आजकल जो है ना, आजकल हम ये ना, मतलब ये तो चलो अभी भी अब डिवाइसेस में यूज़ होता ही है, ये वाला जो फ्यूज़ है ये वाला हम यूज़ नहीं करते। हम यूज़ करते हैं ये वाली चीज़, ये देखो MCB, इसका क्या नाम होता है, MCB। MCB की फुल फॉर्म क्या है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इसका क्या है, पूरा फुल फॉर्म है। मतलब कि क्या करता है, सर्किट को ब्रेक करने का काम करता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे तकलीफ़ क्या होती थी कि यहाँ पे जो वायर थी ना, ये जब एक बार टूट जाती थी तो दोबारा से फिर क्या है, वायर उठाओ, वायर को दोबारा से जोड़ो, नई वायर बार बार लगाते जाओ, तो ये काफ़ी एक हेक्टिक प्रोसेस था। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें मान लो कि जो अगर अब देखो, अब ऑफ में है, अब जब इसको ऐसे ऊपर कर देंगे तो ये अभी ऑन में हो जाएगा, तो सारा सर्किट कनेक्ट हो जाएगा। अब जैसे ही मान लो पीछे से ज़्यादा या कम वोल्टेज आती है तो ये ऑटोमेटिकली ऐसे नीचे गिर जाते हैं, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ये ऐसे नीचे गिर जाते हैं ताकि ज़्यादा करंट या फिर कम करंट ना जाए किसी भी हाउस होल्ड अप्लायंसेस को, ठीक है। तो ये बात रहती है सारी। तो ये थोड़ा सा सेफ़ भी है और इसमें कोई ऐसा ख़तरा भी नहीं है, और दूसरी बात है हेक्टिक भी नहीं है। ये इसमें थोड़ा सा ख़तरा था भी, क्योंकि एक तो भाई क्या है कि और चीज़ें भी जल सकती थी, क्योंकि ये जल जाती है, इसमें आग भी लग सकती है ना।
पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें आग वगैरह नहीं लगती, इसमें ये अपने आप ऑटोमेटिकली सर्किट को ब्रेक कर देता है। तो ये था सारा टॉपिक इसके बारे में, फ्यूज़ के बारे में। तो ये आई होप आपको ये पूरा का पूरा जो फ्यूज़ वाला टॉपिक है भी समझ में आया होगा। सो यहाँ पे जाके अब हमने सारा का सारा जो इलेक्ट्रिसिटी का जितना भी है, जितने भी आपके पास टॉपिक्स हैं, वो सारे विद डिटेल क्लियर कर लिए हैं। अब कुछ नेक्स्ट आपकी क्लासेस में, कुछ नेक्स्ट आपके जो लेक्चर्स हैं, वीडियो लेक्चर्स हैं, उनमें मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स भी लाने की कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी, ताकि आप उसको अटैम्प्ट करो और उसको अटैम्प्ट करके आप इसकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से करो। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट करें भाई, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए प्लीज़। और फ्री है आपके लिए भाई सब्सक्रिप्शन, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए भाई, मेरा इससे मोटिवेशन बढ़ता है अगर मेरा काम अच्छा लग रहा है आपको तो। सो चलो, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। ओके।